हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट कर दिया है यूनिट 2 ऑफ क्लास 11th। तो उसको अपन आगे और फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इससे पहले अपन ने ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर 9th क्लास के अंदर जो है वो अपन देख कर आए हैं। ठीक है, इसको अपन 11th क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपने एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ये हमारा बेस भी रेडी करेगा और ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ होती है इन 11th एंड 12th एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो एटॉमिक नंबर से हमें जो चीज़ें पता पड़ी हैं वो ये पता पड़ती है, नाम से तो यही समझ में आ रहा है कि कोई एटम है और उसको क्या दे दिया गया है, उसको कोई नंबर जो है वो दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? उसको कोई नंबर जो है वो दे दिया गया है। जिस तरीके से जब अपन स्कूल जाते हैं तो उसके अंदर हर स्टूडेंट का क्या होता है, अपना एक रोल नंबर होता है, उसी तरीके से एटम का क्या होता है, उसका नंबर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है? एटॉमिक नंबर का जो सिंबल रहता है वो होता है Z। अपन कैपिटल Z से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर इज़ डिनोटेड बाय Z। उसको Z से उसका सिंबल है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस तरीके से पता पड़ेगा। तो देखो, अगर कोई एटम है, ठीक है, और वो न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक मैंने जितना भी ये चैप्टर पढ़ाया ना उसके अंदर मैंने ये टर्म बहुत यूज़ करी है और मैंने हमेशा ये बताया है कि अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं आता है। देखो भाई, एटम के अंदर 3 ही पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, उसके ऊपर तो 0 चार्ज होता है। तो चार्ज डेवलप होने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा और जितना पॉजिटिव, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाएंगे तो एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसे तो कहने को इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन क्योंकि वो बराबर है तो ओवरऑल माइनस और +10 कैंसिल होकर ओवरऑल न्यूट्रल एटम कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए अगर हमें उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर अगर पता पड़ जाए, इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर ही तो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पता पड़ जाए या प्रोटॉन पता पड़ जाए, इन दोनों का नंबर, अगर दोनों में से किसी एक का नंबर पता पड़ जाए तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। मतलब किसी भी एटम का अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का नंबर या प्रोटॉन का नंबर पता पड़ जाता है तो तुम उसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कार्बन का इसलिए लिया है क्योंकि कार्बन का पूरा चैप्टर अपन 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, है ना। तो उसके बारे में सबको पता है, इसलिए इसको रिजेंबल करवाने के लिए मैंने ये दिया है तुमको एग्जाम्पल। तो देखो, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। 12 मत कर देना, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चाहिए होता है या तो प्रोटॉन का नंबर चाहिए होता है। सही बात। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि देखो मैम, आपने यहाँ पर कार्बन का तो बता दिया, लेकिन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, कार्बन जैसे कितने एलिमेंट्स है, कार्बन जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, उसके हिसाब से बताऊँ तो 116 से लेकर 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब का मैं कैसे एटॉमिक नंबर, आपको कैसे पता पड़ेगा, कि हमें कैसे पता पड़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं। तो देखो भाई, हमें कुछ भी नहीं करना है। 9th क्लास में जब एटम का चैप्टर पढ़ा था, 2 चैप्टर्स पढ़े थे, तो उसके अंदर एक ये टेबल ज़रूर देखी होगी, लेकिन वो टेबल तुमने 20 तक देखी थी, लेकिन मैं अब तुम 11th क्लास में आ गए हो तो मैं कहूँगी कि तुम 30 तक इसको प्लीज़ लर्न कर लेना। ये रही अपनी 30 तक टेबल, ये टेबल तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने भी ये टेबल लर्न कर ली ना, इस टेबल से उसको क्या होगा, एटॉमिक नंबर सबके बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एटॉमिक नंबर आ गया तो इलेक्ट्रॉन भी पता पड़ जाएगा और प्रोटॉन भी जो है वो पता पड़ जाएगा। ठीक है,
देखो तुमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन से लेकर तुमने आर्गन, कैल्शियम तक ज़रूर लर्न कर लिया होगा। शायद अपन के 9th क्लास में 18 तक दिए हुए थे या 18 तक दिए हुए थे, आर्गन तक दिए हुए थे, लेकिन अपन को इस बार जिंक तक लर्न करने पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के देखो सिंबल भी अपन को दे रखे हैं, तो ये भी अपन को आना चाहिए, ठीक है। और जिसने एटॉमिक नंबर लर्न कर लिया ना, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा या आगे सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसे लर्न कर लेना, सही है। अब देखो ये जो टेबल है ना, वो उसी तरीके से बनाई गई है जिसके अंदर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहे हैं, तो उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ ऊपर नीचे इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा हाइड्रोजन से लेकर अपन को जिंक तक लर्न करना है। जैसे अपन यहाँ से टेबल बनी हुई है, तो साथ ही में इसका एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। जैसे अगर कोई तुमसे पूछता है कि कोई हीलियम है, तो उसका इलेक्ट्रॉन बताओ, उसका प्रोटॉन बताओ और उसका एटॉमिक नंबर भी बताओ। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, टेबल बोलोगे, हाइड्रोजन हीलियम सेकंड नंबर पे आया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एटॉमिक नंबर उसका 2 हो गया। और एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर खुद किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुमको कोई सोडियम का पूछता है, तो तुम टेबल तुम्हें अगर लर्न होगी तो तुम बोलोगे कि जो सोडियम है वो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। उसी हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो गए, बराबर, जो कि क्या हो गए, 11 के बराबर हो गए। सिमिलरली अगर कोई क्लोरीन का पूछ देता है तो तुम यही बोलोगे कि 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 17 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 17 ही इसके पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई तुम्हें कैल्शियम का पूछता है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने हो गए और प्रोटॉन भी जो है वही उतने ही हो गए, ठीक है। तो ये बात तुमने क्या सीखी कि एटॉमिक नंबर जो है उसके लिए मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर पता होना चाहिए, तो उससे मैं एटॉमिक नंबर निकाल सकती हूँ या सकता हूँ। और सबसे आसान चीज़ जो मैं कर सकता हूँ इसमें या कर सकती हूँ, वो ये कर सकती हूँ कि मैं एटॉमिक नंबर का जो पूरा टेबल है उसको क्या कर दूँ, लर्न कर लूँ बाय 30 तक, तो डेफिनेटली मैं इसको लर्न कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात सुनना, देखो अभी तक मैं क्या बोल रही थी कि जो एटम होता है ना, एटम जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तब जाकर तुम क्या कर सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इजीली निकाल लोगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स है वो भी निकाल लोगे, ठीक है। मैं न्यूट्रल की बहुत बात कर रही थी। अब होता क्या है ना कि अपन जो एटम है ना उसको क्या कर सकते हैं हम, क्या होता ही है, हम नहीं कर सकते, ऐसा नेचुरली होता ही है। एटम जो है वो 2 तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, एक तो कटायन में कन्वर्ट हो सकता है और एक अनायन में कन्वर्ट हो सकता है। किस में कन्वर्ट हो सकता है, कटायन में कन्वर्ट हो सकता है और अनायन में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए नई नहीं हैं, क्योंकि 9th क्लास के अंदर अपन ये एटम वाले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर बात करेंगे इसकी, क्योंकि अपन को ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। वी आर इन 11th क्लास, हर चीज़ हमें, हमारा सारा बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे NCERT में भी ये सब चीज़ें हैं और NCERT इज़ लाइक अ भगवान जी की किताब फॉर अस, फॉर साइंस स्टूडेंट्स, है ना। तो चलो कटायन की बात करें तो कटायन क्या होता है, सबसे पहले जो कटायन है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ होती है। पॉजिटिवली चार्ज क्या होती है, स्पीशीज़ होती है। अब बात आती है कि एटम खुद तो क्या है, न्यूट्रल है, तो उसके पास वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ में कब कन्वर्ट हो गया। तो देखो कटायन बनता कैसे है, जब कोई एक एटम है, जैसे सपोज करो X कोई एटम है, उसने क्या किया, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, किसी को दे दिया उसने, ठीक है, उसको उससे किसी ने मांगा और उसने दे दिया, तो क्या होगा कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर दे देगा, जिसको चाहिए उसको वो दे देगा, ठीक है। जैसे अब X ने क्या किया, इस बार 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे किसी ने मांगे, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दिया, तो अब इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर निकाल देगा। उसी तरीके से एक बार X है, उसने इस बार क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो X + 3 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अब इन तीनों एग्जाम्पल से तुम्हें ये जो चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर देता है उतना उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कि अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो +3 चार्ज आता है। इस तरीके से कटायन जो है बनता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब
अनाइंस की बात अपन करते हैं तो अनाइंस जो है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है। वो किस तरीके से बनती है, देखो भाई, अगर कोई एटम है, मैं यहाँ पर वाई एटम ले लेती हूँ, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन करता है, यहाँ पे माइनस किया था मैंने, यहाँ पे प्लस लेता है, मतलब प्लस मतलब यहाँ ले रहा है, वो अपने अंदर ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली अगर इस बार उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे हैं तो उसके पास क्या आएगा, -2 का चार्ज आएगा। सिमिलरली उस तरीके से अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, अपने अंदर लिया है, तो उसके पास -3 का चार्ज आएगा। तो देखो, अगर कोई, इससे हमें सिर्फ इतना क्लियर समझ में आ चुका है अभी तक कि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उतना ही डेवलप होगा जितना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा या फिर देगा, मतलब जितना देता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है और लेने वाले के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया कैसे, दिया, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया या किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है। तो देखो, पहले अपन क्या बात करते थे कि जो एटम है वो क्या है, एटम जो है वो न्यूट्रल है, हम यही बात कर रहे थे। ठीक है, और न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो बराबर था, तभी तो क्या हो रहा था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा था। अब जब मैं कटायन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अनाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जैसे सपोज करो एक्स कोई एलिमेंट है जो मैंने ऊपर लिया और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, अपन एक बार मान के चलते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल है, सही है। अब उसने क्या करा, एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया और उसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हुआ और एक इलेक्ट्रॉन, अपन ने यहाँ पर देखो ये बनाई थी ना इक्वेशन, में फिर से यहाँ बना रही हूँ। तो देखो प्लस होने के बाद हुआ क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अब कितने हुए, प्रोटॉन्स तो अभी भी उसके पास क्या थे, 10 ही थे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, पहले उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो क्या होगा 10 - 1, मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए। ठीक है, तो तुम खुद देख रहे हो कि प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या करते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स है, दोनों ही क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उतना ही तो चार्ज डेवलप होगा ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, एक से ही तो ज़्यादा है, 9, 10 - 9 मतलब 1, एक प्रोटॉन ही तो ज़्यादा है, इसलिए इसके पास +1 चार्ज डेवलप हुआ। सिमिलरली अगर ये x जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता किसी को, तो उसके पास x+2 आ जाता, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते और प्रोटॉन कितने बचते, इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा न्यूट्रल से कंपेयर करना, न्यूट्रल एटम जब था, एक्स जब न्यूट्रल था, जब उसके पास कोई चार्ज नहीं था, तब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10, अब उसने 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स वो दे चुका है। ठीक है, तो x+2 के ऊपर अपन निकाल रहे हैं कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो जाएगा 10 - 2 मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और प्रोटॉन अभी भी कितने रहे, 10 ही रहे। ठीक है, इस तरीके से चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज़्यादा हैं, 2 गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या चार्ज बनाते हैं, +2 का चार्ज बताते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब अपन अनाइन की बात करते हैं, तो अगर कोई वाई बॉडी है, एटम है, वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। पहले वाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स थे और 12 ही क्या थे, प्रोटॉन्स थे, ऐसा अपन मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब उसने क्या करा, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने की वजह से उसके ऊपर क्या हुआ, -1 का चार्ज आ गया। तो अब इस y -1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पहले उसके पास कितने थे, 12 थे, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, तो +1 करना पड़ेगा, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन्स तो अभी भी कितने रहेंगे, 12 ही रहेंगे। उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूँ y -2 के अंदर मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम पहले उसके पास 12 थे, ठीक है, अब उसने क्या करे, 2 और ले लिए, तभी तो उसके पास -2 का चार्ज आया है। तो देखो इसके ऊपर -2 का चार्ज आया तो मैं +2 करूँगी, ठीक है, और प्रोटॉन्स तो मतलब कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 14, और प्रोटॉन्स जो हैं वो अभी भी उसके पास 12 ही रहेंगे। तो अनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होने की वजह से आता है। देखो ना, यहाँ पर प्रोटॉन्स 12 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, और कितना बढ़ा, 14 में से 12 गए 2, तो 2
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए ना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए -2 की डोमिनेंसी होने की वजह से -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से -2 का चार्ज इसके ऊपर बना। ठीक है, तो अभी तक तुमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि जो कटायन होता है और जो अनायन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। कटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कटायन के अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस होता है, और अनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो गेन करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, और इलेक्ट्रॉन गेन किया उसकी वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज आया। तो कटायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन के कंपैरेटिवली क्या होंगे, वो कम ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। और अनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तभी उनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो ये तुमने क्या कर दिया है, कंक्लूजन जो है वो निकाल दिया है। इससे एक और कंक्लूजन तुमने ये भी निकाला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं या गेन हो सकते हैं। प्रोटॉन्स जो है उनके साथ कभी भी ये चीज़ नहीं होती है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं होती है, क्योंकि एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियस है उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बांध के रखता है, और इतना आसान नहीं होता है प्रोटॉन को बाहर निकालना। ठीक है, इसलिए क्या होता है, प्रोटॉन पे कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, लॉस और गेन होता है। ठीक है, तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो अब जो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कटायन के केस में नंबर बताया, सिखाना बताया कि भाई कैसे सीखते हैं, कि भाई अगर न्यूट्रल है तो कैसे निकालना है, और कटायंस और अनायंस है तो कैसे अपन को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर दिखाना है। तो देखो इससे अपन को बेनिफिट क्या है, इससे अपन क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 मिनट, तो इसके ऊपर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखो। जैसे अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, एक एल्यूमिनियम +3 का एक कटायन है, ऑब्वियसली ये कटायन ही तो है, प्लस चार्ज है तो कटायन है। तुम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालो, प्रोटॉन्स निकालो, और तुम क्या करो, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो निकालो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि तुम सबसे पहले उस टेबल को लर्न करो। ठीक है, उस टेबल में देखो एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है, तो तुम देखोगे कि उस टेबल पे एल्यूमिनियम जो है वो 13th नंबर पे आता है। तो एटॉमिक नंबर तो कितना हो गया, 13 ही हो गया। अब एटॉमिक नंबर 13 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 13, और प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 13 ही हो गए। ठीक है, और ये बात मैं तब कर रही हूँ जब एल्यूमिनियम के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है, वो न्यूट्रल है। वो क्या है, वो न्यूट्रल है। सही है, तो न्यूट्रल है तो अगर न्यूट्रल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन्स है। लेकिन यही बात अगर मैं Al+3 की करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, Al+3 पूछा है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर निकालना है। तो देखो भाई, एटॉमिक नंबर को चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और प्रोटॉन्स को भी चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्रोटॉन यहाँ पर भी कितना होगा, 13, और एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 13 ही होगा। दिक्कत कहाँ आएगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में आएगी। और हमें पता है कि कटायन के अंदर जो है एल्यूमिनियम +3 एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो क्या हो गया, ये एक कटायन हो गया। और कटायन जो है वो कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13। ठीक है, और अब क्या हो गए, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी उसके पास +3 चार्ज आया, तो -3 कर दो, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम +3 के पास होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब जैसे मैं तुम्हें ऑक्सीजन -2 की बात करती हूँ, तो सबसे पहले तुम क्या करो कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर निकालो, हमेशा न्यूट्रल स्पीशीज़ का निकालो। तो ऑक्सीजन का जब तुम वो टेबल लर्न करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन है वो कौन से नंबर पर आता है। ऑक्सीजन जो है वो हमारा आता है 8 नंबर पर आता है। 8 नंबर पर आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो प्रोटॉन्स हो गए वो भी क्या हो गए, 8 और 8 ही हो गए। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है, ऑक्सीजन -2 के अंदर पूछा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, यही पूछा है ना। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो भाई एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन को चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी क्या रहेगा, 8, प्रोटॉन क्या रहेगा, 8। अब इस पर माइनस चार्ज आया है, माइनस चार्ज आया है तो ज़रूर उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया होगा अपने अंदर। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8, अब कितने हो जाएंगे, +2 कर दिया तो आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं अपन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर निकालना इन द आयनिक स्पीशीज़। कटायंस और अनायंस को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक स्पीशीज़ कहते हैं।
ठीक है, ये समझ आ गया। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, जो कि है हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो है उसको कैसे निकाला जाता है? जो हमारा मास नंबर है उसको अपन इस तरीके से निकालते हैं कि देखो, पहले इसके अंदर अपन ने जब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था ना, जब अपन ने क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, तो उसके अंदर उसने यही बोला था कि जो एटम होता है उसका सारा मास क्या होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये उसने बोला था कि नहीं बोला था? डेफिनेटली न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने करी थी, और ये भी बोला था कि भाई एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही थी, और इसने उस चीज़ पर किसी ने कोई उसकी लिमिटेशन भी नहीं बनी, कोई किसी ने उसको वो चीज़ को रॉन्ग भी नहीं प्रूव किया था। ठीक है, तो अगर उसने ये चीज़ बोल दी तो मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि अगर मैं न्यूक्लियस का मास निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? एटम का मास मिल जाएगा, मुझे एटम का मास मिल जाएगा, और उसी में से क्या हो जाएगा, मेरे पास मास नंबर जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, मैं एटॉमिक मास बोलूँ या मास नंबर बोलूँ एक ही बात है। ठीक है, एटॉमिक मास बोलूँ चाहे मास नंबर बोलूँ एक ही बात है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि जो न्यूक्लियस है, जो कि हमारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और अगर मैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर मुझे पता पड़ जाए और उन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास मास नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेरे पास मास नंबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात बताती हूँ कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, उनको साथ में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स का नंबर पता पड़ जाए तो भी मुझे क्या पता पड़ जाएगा? मास नंबर जो है वो पता पड़ जाएगा। सही है, ये चीज़ समझ आ गई। चलो अब अपन इसकी डेफिनेशन पे चढ़ते हैं। देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। मतलब किसी भी एटम के अंदर कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए, एक से नहीं काम चलेगा। एटॉमिक नंबर में या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन पता होने चाहिए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों ही पता होने चाहिए, प्रोटॉन्स भी पता होने चाहिए और न्यूट्रॉन्स भी पता होने चाहिए, और उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या पता पड़ेगा? मास नंबर पता पड़ जाएगा। या फिर बोल सकती हूँ कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ये मैंने बता दिया। तो मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे? मास नंबर के बराबर हो जाएंगे। और मास नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? इसको ए से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। उसको एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर अपन की बात करें, किसी भी जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने का स्कूल में क्या तरीका है? उसका रोल नंबर बता दो, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो कौन से सेक्शन में पढ़ता है, ठीक है, उसने सब्जेक्ट कौन सा लिया हुआ है, ये इस तरीके से अपन बता देंगे। सही बात है। तो उसी तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का भी क्या होता है? एक तरीका होता है। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट अपन लेते हैं, लेट अस सपोज मैंने एक्स एलिमेंट लिया, ठीक है, ये मैंने एक्स एलिमेंट ले लिया, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगी? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो भी अपन पढ़ के भी आए हैं। एक अपन को जेड की ज़रूरत पड़ती है, एक अपन को ए की ज़रूरत पड़ती है। जेड और ए क्या है? जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, ए जो है वो हमारा मास नंबर है। तो अगर अपन दोनों को लिख लेते हैं तो पता पड़ जाता है कि कौन सा एटम है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये एक्स एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, मतलब कि जेड, वो अपन कहाँ लिखेंगे? हमेशा नीचे की तरफ लिखेंगे। और जो मास है वो कहाँ लिखेंगे? हमेशा ऊपर की तरफ। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कार्बन का ही लेते हैं, सबसे ईजी है। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 और मास क्या होता है? 12। इस तरीके से नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 और उसका मास क्या होता है? 14। इस तरीके से क्या करते हैं अपन? किसी भी एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं। ऑक्सीजन का क्या होगा? 8 एटॉमिक नंबर है, 16 उसका मास है। इस तरीके से अपन एटम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब अपन ने क्या करा है? अपन ने Z पढ़ लिया और अपन ने A पढ़ लिया, मतलब कि अपन ने नंबर एटॉमिक नंबर भी पढ़ लिया और मास नंबर भी पढ़ लिया। अब अपन को क्या करना है? अपन को उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने ताकि अपन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस होने के लिए जो मैं क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। तो देखो, अपने पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसके इन सब में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर
और मास नंबर सब निकालना है, ठीक है। तो चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर अपन को Br क्या होता है, Br मतलब ब्रोमीन होता है। 35 और 80 मतलब नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों अपन को दे रखा है, मतलब कि एटॉमिक नंबर जो है वो अपन को क्या दे रखा है, 35। देखो जो चीज़ दी हुई है ना उससे तुम क्या समझते हो ये बताओ। एटॉमिक नंबर और न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये कि एटॉमिक नंबर 35 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए इसके पास, 35 हो गए। प्रोटॉन भी कितने हो गए इसके पास, 35 हो गए। सही बात है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो जितना एटॉमिक नंबर होगा या जितना प्रोटॉन होगा उतना ही होने वाला है, ठीक है। सेकेंड अपन को क्या दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है। मास नंबर अपन को कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। मतलब कि मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर को डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और मास कैसे पता पड़ता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड करके पता पड़ता है, ठीक है। तो देखो तुमने एटॉमिक नंबर निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन निकाला, मास नंबर भी बता दिया। अब देखो मास, अब अपन को क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो मास नंबर की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 80, क्योंकि वो अपन को ऑलरेडी गिवन है। और प्रोटॉन्स अपन को कितने गिवन है, 35, यहाँ पे लिख लिया मैंने, प्लस इधर न्यूट्रॉन। तो मैं माइनस कर दूंगी, 80 में से 35 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा ना। तो 80 - 35 करो, देखो कितना आता है। 80 - 35 इधर 10 हो जाएगा, तो इधर 5 बचेगा, इधर 7 और इधर 3 गया, 1 2 3, ठीक है। तो क्या बचा, 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 45 जो है अपने पास आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यूरेनियम वाला तुम खुद सॉल्व करना, क्योंकि ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। अब मैं तुम्हें क्या करती हूँ, ऑक्सीजन का सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। ये तुम खुद से करना, एक बार ट्राई करना। तो ऑक्सीजन का कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो चार्ज्ड स्पीशीज़ आ गई है, 4 स्पीशीज़ आ गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अपन को एटॉमिक नंबर दे रखा है 8 दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे बताओ। अब देखो भाई, न्यूट्रल स्पीशीज़ हो चाहे चार्ज्ड स्पीशीज़ हो, उसके अंदर एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स में कोई फ़र्क नहीं आता। तो प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे, यहाँ पर 8 ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। ये कैसी स्पीशीज़ है, ये अनायनिक स्पीशीज़ है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो अनायन हो गया। और अनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज आया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तुमने निकाले 10, प्रोटॉन आए 8, एटॉमिक नंबर भी हुआ 8। अब मास कितना दे रखा है इसका, मास जो है वो दे रखा है उसका 15 मास दिया हुआ है। तो मास को ए से डिनोट करते हैं, और मास खुद से किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो मास की जगह मैं लिख दूंगी 15, प्रोटॉन्स की जगह मैं लिख दूंगी 8, और न्यूट्रॉन्स को मैं मान लेती हूँ x। तो x = क्या हो जाएगा, 15 - 8 कर लो। तो कितना आ गया अपन के पास, 7 आ गया। तो अपन के पास न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 7 आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो अगर तुमको ये समझ में आ गया तो तुम ये भी डेफिनेटली कर लोगे। तो प्लीज़ इसको और इसको खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश जो है वो तुम करना। तो आज अपन ने क्या देख लिया, आज अपन ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। तो आई होप आपको इसी समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चंस भी आप डेफिनेटली ट्राई करना, और अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ट्राई करना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।